जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल दुर्गेश सर मैथ्स में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं के जो भी आईएमपी क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज आप लोगों को इस क्लास में और आने वाले जितने भी लेक्चर आएंगे उसमें आप लोगों को सिखाएंगे। अभी तक क्या होगा कि एग्जाम आप लोगों के बहुत ही पास में आए हैं, मतलब कि फरवरी में आप लोगों के एग्जाम है, लगभग 2 से 5 तारीख से स्टार्ट है आप लोगों के एग्जाम। तो हमारे पास क्या समय कम बचा है, तो समय कम बचा है तो हमें है ना कम समय में अच्छे से पढ़ना है। मतलब हमें पूरा कोर्स का सिलेबस नहीं देखना है, हमें वो क्वेश्चनों की तैयारी करना है जो एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। तो अभी जितना समय कम बचा है तो कम समय में हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी करना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में क्या आ जाएगा कि चैप्टर वाइज चलेंगे, जो जैसे अध्याय 1 में उसमें कौन कौन सा आईएमपी क्वेश्चन है उसको मैं करूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में अध्याय 2 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करूंगा। ऐसे करते करते हमारे पूरे अध्याय कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम कोशिश करेंगे कि पूरा कोर्स आप लोगों का इन 15 से 20 दिनों में कंप्लीट करके दें। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पता चले कि जो भी मैं कर रहा हूँ आप लोगों के अच्छे के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के एग्जाम के लिए थोड़ी अच्छी तैयारी करवा सकता हूँ मैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस जो भी हमने लेक्चर आज से स्टार्ट किया है उसको कंटिन्यू बना पाऊँ, है ना। तो आइए दोस्तों देखते हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्या। पहले वास्तविक संख्या रियल नंबर होता है क्या है। तो रियल नंबर क्या होता है कि जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आ जाए, है ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आ जाए। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या जो है उसके संग्रह को परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या के संग्रह या आप बोलते सकते हैं समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर। मतलब इसमें ऐसी संख्या आ जाती है जो परिमेय हो अपरिमेय हो। परिमेय संख्या जैसे p बटे के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय जैसे p बटे के रूप में नहीं लिख सकते, है ना दोस्तों। तो हम इन चीजों को ज्यादा डिटेल में देखेंगे, ये चीजें आपको अच्छे से पूरे साल भर में सीख लिया होगा, लेकिन हम जो पढ़ेंगे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को तैयारी करेंगे। तो ये छोटी सी बेसिक चीजें ये आप लोग पता होना चाहिए कि जो हमारा चैप्टर है उसका हमें मतलब पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में आता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि पिछले सालों में देखा गया है कि इस विधि से इस टाइप से एक सवाल आता है दोस्तों। तो हमें ये विधि को समझना इंपॉर्टेंट है पहली बात तो इस टाइप के जितने भी सवाल हैं उनको हम करने की कोशिश करेंगे, है ना। और जो भी आप लोगों के लायक होगा तो मैं उसको आपके होमवर्क में दे दूंगा, उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मुझे चाहिए दोस्तों। तो अभाज्य गुणनखंड होती क्या है कि भाज्य संख्या जो रहती है उसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना, मतलब कि जो फैक्टर उसके करना, अलग अलग फैक्टर करना। जैसे मान लो एक भाज्य संख्या है 24, तो 24 को अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना, इसके फैक्टर निकालना। तो कैसे निकालना दोस्तों, तो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है ये वाली विधि। अब आपको 24 के फैक्टर निकालने हैं दोस्तों। तो 24 के फैक्टर निकालना है तो ऐसी संख्या सबसे छोटी वाली संख्या से स्टार्ट करो जो उसके पहाड़े में 24 आता हो। तो आप एकदम 2 से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इकाई में अगर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 0 होगा तो हम 2 से उसको डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 से स्टार्ट करें तो 2 एकम 2, एक बार चले जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार चले जाएगा दोस्तों। फिर 2 से चले जाएगा, 2 से 12, फिर 2 से चले जाएगा, 2 तिया 6, फिर ये 2 से नहीं आएगा दोस्तों, 3 से जाएगा, 3 एकम 3। जब तक हमारे यहाँ रिमाइंडर 1 ना आ जाए जब तक आपको ये प्रोसेस करना है। आपने क्या करा कि जो भी था 24 हमारा, है ना, प्राइम नंबर, भाज्य संख्या, है ना, प्राइम नंबर, उसको क्या कर दिया, भाज्य संख्या को मतलब भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दिया। अभाज्य गुणनखंड मतलब 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या होती है, 3 अभाज्य संख्या है, तो ये भाज्य संख्या ये अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दिया आपने उसको, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया कि 24 के अभाज्य गुणनखंड, 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, 2 गुना कितनी बार है, 1 2 3, 2 3 बार आया गुना करके इस प्रकार लिख दो, और 3, और लास्ट में 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो दोस्तों। तो ये 24 के अभाज्य गुणनखंड हो गए।
है ना, 24 के अभाज्य गुणनखंड। मतलब इस विधि से हम किसी भी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आपके जो भी किताब में दिए हैं आपके सवालों, उनको यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, मतलब अभाज्य विधि से इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है दोस्तों। तो 3 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है एमपी मेरे हिसाब से, इसलिए आप तीनों के अच्छे से तैयारी कर लेना है दोस्तों इन तीनों को। और अगर ये आपको समझ में आया है तो आपके लिए होमवर्क है 2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को 5005 और 7429 आपको इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताएं दोस्तों। अगर आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर लेते हो तो क्या होगा कि एक आधा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है दोस्तों इसमें से। तो इसको समझना है कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कैसे करना है। इस चैप्टर का मोस्ट एमपी क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो आपको लिखना है हल, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो करते हैं दोस्तों, 140 को अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ो आप। तो आपको पता है 0 है तो 5 से भी चले जाएगा, लास्ट में 0 है तो 5 से भी और 2 से भी चले जाएगा। तो सबसे छोटी 2 है तो 2 से आप इसको डिवाइड करने की कोशिश करो। तो 2 का पहाड़ा आप ऐसा लो कि 14 आ जाए, क्योंकि एक तो नहीं आ सकता ना, मतलब एक छोटा है 2 से, तो एक तो नहीं ले सकते, 2 जोड़ा बना लो इसको 2 का। तो 2 सती 14 और 0 को आप यहीं उतार दो। ठीक है दोस्तों, फिर 2 से चले जाएगा, फिर 2 तिया 6, है ना, 2 तिया 6, मतलब 2 तिया 6, 2 चौक 8, 8 ज्यादा होगा 7 से, तो हमें क्या करना है, एक कम ही लेना है हमने को। 2 तिया 6, अब 6 आ गया तो अब बचा 7, तो 6 7 में 6 माइनस करो 1, तो 1 इस पे आगे लग जाएगा दोस्तों। तो 1 लगने का मतलब ये नहीं होता कि 1 लगाओ, 1 हमेशा 0 के आगे लगा तो 10 बन जाए दोस्तों। तो 2 पंजे 10, इस प्रकार से। अब दोस्तों 2 से नहीं आएगा क्योंकि इकाई में 5 आ गया, इकाई में 5 आ जाए या 0 आ जाए तो 5 से डिवाइड होता है दोस्तों। तो अब इसको 5 से करेंगे अपन, 5 सतह 35, 7 बार चले जाएगा। अब ये डायरेक्ट 7 से चले जाएगा दोस्तों, तो 7 एकम 7। इस प्रकार से हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ सकते हैं। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर करके आपको लिखना है दोस्तों। ये इधर मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं इसको। तो क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 और गुणा 1 भी लिख सकते हो आप दोस्तों, है ना। तो हमारे 140 के अभाज्य गुणनखंड आए दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब 2 को इस प्रकार से भी लिखे, 2 की घात 2 भी करके लिख सकते हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। 2 की घात 2 भी लिख सकते हो, मतलब यही तो होता है कि 2 का वर्ग है, मतलब 2 की घात 2 का मतलब 2 को हम 2 बार ऐसा गुणा करके लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये 140 का अभाज्य गुणनखंड हुआ है। आइए देखते हैं 156 के। तो फिर से हल डाल देना दोस्तों, हल अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है दोस्तों, तो अभाज्य गुणनखंड विधि आपको यूज करना है। आपको पता है इकाई में 6 है तो 2 से चले जाएगा, है ना। तो 2 से स्टार्ट करें, 2 और 2 सती 14, 7 बार 14 आ जाएगा, बचेगा 1 हो जाएगा 16, तो 2 8 16, 8 बार। फिर 2 से चले जाएगा दोस्तों, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 1 बचेगा तो 18 हो जाएगा, 2 नाम 18। अब दोस्तों ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इकाई में आ गया 9, 9 या 3 से कटेगा 9 से कटेगा, है ना। तो देखते हैं 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब दोस्तों ये अभाज्य संख्या ऑलरेडी आ गए, तो ये अभाज्य संख्या उसी से जाएगा, है ना, 13, 13 कम 13। अब इसके फैक्टर क्या है, तो लिखो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या है दोस्तों, बराबर करके 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। आप इसको ऐसा भी लिख सकते 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ये आपका आंसर दोस्तों, है ना। ये आपको हल करके डालना है, हर जगह क्वेश्चन को इस टाइप से करो एग्जाम में, पूरे नंबर मिलेंगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे दोस्तों। ये उत्तर करके एक लाइन करके डालना है, उत्तर करके इस प्रकार से आपको तैयारी करना है दोस्तों। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आता है 2 नंबर या 3 नंबर में, तो आप इसको इस प्रकार से करोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, अभाज्य गुणनखंड विधि से। आइए दोस्तों करते हैं इसको, 38 25। अब मुझे बताओ इकाई में 5 है तो ये 5 से कटेगा, हो सकता है 3 से भी कट जाए। अगर अंकों का योग कभी 3 या 9 से डिवाइड होता है तो ये 3 से कट जाएगा, है ना,
3 से डिवाइड होता है तो 3 से कट जाएगा, तो 8 और 3 हो जाएंगे अपने 12, 12 और 2 हो जाएंगे 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये तो 19 हो रहा है, पर एक बार देखो 7, 7 14 15, 15 और 3 18, 18 हो रहा है दोस्तों। तो 18 क्या होता है, 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। तो 3 से करते हैं, 3 एकम 3 एक बार जाएगा, 8 को देखो 3 एकम 3 3 दोनों 6 दो बार चले जाएगा, बचेगा 2 हो जाएगा 22, 3 7 21 बचा 1 हो गया 15, 3 पंजे 15। ठीक है दोस्तों, फिर 3 से चले जाएगा, देख लो एक बार 3 से जाएगा कि नहीं, 5 और 12, 12 और 2 14 15, फिर 3 से चले जाएगा दोस्तों, 3 चौक 12, 3 चौक 12 है ना, 3 एकम 3 3 दोनों 6, 3 पंजे 15। अब जाएगा दोस्तों 5 और 9 11 नहीं जाएगा दोस्तों, अब ये 3 से जाएगा, अब इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों। तो 5 8 40, बचे 2 हो गए 25, 55 25, फिर 5 से जाएगा दोस्तों, तो 5 एकम 5, 5 2 10 ज्यादा हो गया 8 से, इसलिए 5 एकम 5 बचे 3 हो गए 35, 5 7 35, 17 बार दोस्तों। अब 17 अभाज्य संख्या है तो इसको 17 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, 17 एकम 17। तो देखा है, इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसको आप घातों के रूप में भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा जो भी रहा इस चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन थे, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड विधि, यहाँ से एक सवाल आता है और आपको ये अगर समझ में आए तो आप ये 2 क्वेश्चन आप खुद करके देखना, आपसे बनेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये 3 क्वेश्चन की तैयारी आप लोग अच्छे से कर लेना। हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, है ना। और कोशिश करना ऐसी और संख्या लेके आपकी किताब के उसको सोल्व करने की प्रैक्टिस करने की कोशिश करना दोस्तों। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि आपको आने लग जाएगी दोस्तों, है ना। तो डिवाइड का रूल आप पढ़ लेना कि ये डिवाइड किस संख्या से होगा, इन चीजों को देखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना ताकि इसकी तैयारी करके आप एग्जाम दे सको। अध्याय 1 के दूसरे टाइप के क्वेश्चन को जो आईएमपी चैप्टर में जिसके आपको तैयारी करना है एग्जाम के लिए, तो एक होता है एलसीएम, एक होता है एचसीएफ। एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब उसके गुणज, है ना, मतलब लोएस्ट होना है, इसको लिस्ट को लोएस्ट भी बोलते हैं दोस्तों। लोएस्ट मतलब छोटा, मतलब सबसे छोटी संख्या ढूंढना है, ऐसा मल्टीपल ढूंढना है संख्याओं का जो सबसे छोटा हो, जो सभी से डिवाइड हो सके दोस्तों। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में डिफरेंट दोस्तों। एलसीएम भी निकालना सीखना है और एचसीएफ भी निकालना है, 2 संख्याओं का। तो आइए देखते हैं दोस्तों। अगर मान लो आपको 12 और 48 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है दोस्तों। आप इसको अच्छे से समझ लो, बाकी सवाल आप अपने आप अच्छे से कर लो दोस्तों। तो इस चीज को समझो, मैं जो सिखा रहा हूँ इस पर ध्यान दो। अगर एक ये अपने क्वेश्चन अच्छे समझ लिया तो मेरे हिसाब से आप पूरे क्वेश्चन मन से करने की कोशिश कर लोगे दोस्तों। तो देखो, किसी भी संख्या का मतलब किन्हीं भी 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो करना क्या दोस्तों, सबसे पहले आपको इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ लो दोस्तों। तो तोड़ते हैं सभी को तोड़ लो। इसको तोड़ेंगे अपन तो 12 के फैक्टर करेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा, 2 से जाएगा 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 3 6, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। तो ये रहे 12 के फैक्टर, है ना, 12 के अभाज्य गुणनखंड। लिख लेते दोस्तों इसको अच्छे यहां से 12 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। आप इसको दोस्तों ऐसा लिख सकते हो कि 2 के घात 2 गुणा 3 लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब किसके निकालें, 48 के, 48 के अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों पहले 2 से स्टार्ट करो आप, तो 2 एकम 2 दोनों 4, 2 चौक 8, फिर 2 से स्टार्ट करो, 2 एकम 2 2 एकम 2 दोनों 4, फिर 2 से 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 2 3 से चले आए दोस्तों, 3 एकम 3। तो आपको ये डिवाइड करते रहना चाहिए दोस्तों। तो 48 के अभाज्य गुणनखंड कितना है, 48 के अभाज्य गुणनखंड कितना है दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1 2 3 4, 2 के घात 4 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, या गुणा में चाहो तो 1 भी लिख सकते हो,
दोनों में, क्योंकि एक हमेशा रहता है ना, एक सभी का गुणनखंड है, गुणज है। तो देखा आपने 12 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं और 48 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, अब आपको निकालना है, ये निकालने के बाद आप निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले एलसीएम किसका निकालेंगे दोस्तों? एलसीएम निकालेंगे अपन 12 और 48 का। एलसीएम किसका? 12 और 48 का। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों क्या करना है, आपको समझना है कि जो भी 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाले ये, और जो भी 48 का अभाज्य गुणनखंड निकाले ये, इसमें आपको देखना है कि लोएस्ट है ना, मतलब आपको देखना है कि इसमें अब गुणनखंड कौन कौन से हैं, गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो एक तो है 2, एक है 3, 2 और 3, 2 और 3 है ना, एक को भी हम ले सकते हैं, एक को भी ले सकते हैं, एक है ना। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, आपको ये देखना है कि अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो अभाज्य गुणनखंड देखो, 2 इसमें भी, 2 इसमें कॉमन देखना है ना, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी कॉमन नहीं हो तो भी चल जाएगा, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 3 इसमें, 3 इसमें भी। ठीक है, अब ये देखने के बाद आपको देखना है कि इनकी सबसे बड़ी घातों को देखना है। जैसे मान लो 2 को आप लेते हो, मतलब 2 को लेते हो, 2 और 3 की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। यहां 2 और 3 क्यों ले रहे हो दोस्तों? तो आप देखोगे 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, ठीक है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी है, ठीक है। और 2 और 3 के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड एक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ दो। इसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड दिख नहीं रहा दोस्तों, तो हम 2 को देखेंगे, 2 और 3 को देखेंगे। अब 2 और 3 को देखने के बाद आपको देखना है कि इसमें सबसे बड़ी घातों को देखना है। तो 2 की देखो, यहाँ 2 की घात 2 है और यहाँ 2 की घात 4 है, तो आपको कितना देखना है, बड़ी घात को। कौन सी घात को? बड़ी घात को। तो बड़ी घात कितनी है? 2 की घात 4 है, तो आपको लिखना है 2 की घात 4 गुना। ठीक है दोस्तों, अब 3 को देखो, 3 की 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, और 3 की घात कुछ नहीं, मतलब 1 है, दोनों में समान है, तो हम दोनों में समान है तो 3 की बड़ी घात, 3 की घात 1 ही होगी, तो हम 3 ले लेंगे दोस्तों। अब इसको आपको हल करना है दोस्तों। तो 2 की घात 4 का आंसर क्या होता है, आप इसको ऐसा तोड़ के भी कर सकते हो अगर नहीं आता है आपको, मतलब 2 की घात 4 का मतलब उसको 2 को 4 बार गुना करना, और गुना 3 दोस्तों। अब इसको क्या करें, 2 एकम 2 2 4, 4 4 2 8, 8 8 16, और 16 16 32 16 48, या फिर 16 गुना 3 कर लो, और 16 16 16 32 16 48 आपका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। तो 12 और 48 का एलसीएम क्या निकल के आया दोस्तों? 12 और 48 का एलसीएम आया, एलसीएम क्या निकल के आया दोस्तों? 48। मतलब एलसीएम का मतलब ही होता है कि एक छोटी से छोटी आपको संख्या ढूंढना जो इन दोनों संख्या से डिवाइड हो सके। छोटी से छोटी संख्या, जैसे 12 के पहाड़े में 48 आता है और 48 के बारे में पहाड़े में भी 48 आता है। मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक का मतलब ही होता है कि एक छोटी से छोटी संख्या ढूंढना है, मतलब बड़ी तो मिल सकती है हमें, लेकिन छोटी से छोटी संख्या ढूंढना है जो इन दोनों से डिवाइड हो सके, मतलब इनके पहाड़े में संख्या आना चाहिए दोस्तों। तो 48 ऐसी छोटी छोटी संख्या है, इससे बड़ी भी हो सकती है, इसमें 2 का गुणा करो तो बड़ी भी मिल जाएगी, तो हमें लेकिन छोटी चाहिए थी। तो 12 के पहाड़े में 48 आता है और 48 के पहाड़े में 12 आता है। इस प्रकार से हमें सवाल को सोल्व करते हैं। ये हुआ एलसीएम। अगर आप दोस्तों एचसीएफ निकालना हो तो दोस्तों कैसे करोगे? तो ये एलसीएम का भाग रहा, अब यहाँ एचसीएफ निकालना है दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करता है, एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ किसका निकालना है, एचसीएफ किसका निकालना है, 12 और 48 का। ठीक है, 12 और 48 का। तो इसमें अभी क्या देखा, 2 और 3 की बड़ी घातों का गुणनफल देखा। 2 और 3 की क्यों देखा? क्योंकि इसमें 2 और 3 ही गुणनखंड है, इसके अलावा गुणनखंड नहीं है। अब इसमें क्या करना है दोस्तों कि अब इसमें देखना कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। देखो 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, मतलब कॉमन इसमें 2 और 3 है ना, कॉमन 2 और 3 है। लेकिन कॉमन के साथ साथ ये भी देखना है दोस्तों कि इसमें बड़ी घात को देखा था, इसमें आपको छोटी घातों को देखना है दोस्तों। तो देखना है कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है, इंग्लिश में कॉमन बोलते हैं, हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। उभयनिष्ठ अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंडों की सबसे गुणनखंडों की छोटी घातों का गुणनफल। मतलब कि आपको इसमें देखना था एलसीएम में कि आपको देखना था कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड है, कौन कौन से, मतलब 2 है 3 है, ठीक है दोस्तों, 2 और 3 है, तो 2 और 3 को सबसे बड़ी घातों को देखना था। जैसे 2 की घात 4 थे तो 4 को लिया था, 3 की घात 1 थी तो 1 लिया था। लेकिन एचसीएफ में क्या है दोस्तों, एचसीएफ में आपको छोटी घातों को देखना है, छोटी घातों को साथ साथ आपको, छोटी घातों के साथ साथ आपको क्या करना है कि कॉमन भी देखना है ना, कि कॉमन दोनों में क्या है। तो कॉमन मेरे हिसाब से आप देख रहे हो कि यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो कॉमन दोनों में 2 और 3 है। लेकिन इसमें देखना है छोटी घातों को। अब देखो यहाँ 2 की घात 2 है और यहाँ 2 की घात 4 है। अब आपको लेना है 2 की घात जो छोटी है उसको लेना है, तो इसको क्या लोगे, 2 की घात 2 को लोगे गुणा। अब 3 तो वही है, कॉमन है, तो 3 की घात 1 ही है,
तो इसको हल करोगे तो 2 गुना 3, इसको हल करोगे 4, 4 या 12, 12 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ये 12 और 48 एचसीएफ होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख जाओगे दोस्तों। काफी आसान तरीके से सबसे आप लोग दोहराना है कि सबसे पहले उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ना है दोस्तों। अब तोड़ने के बाद उसको घातों के रूप में लिखना है, दोनों को घातों के रूप में लिखना है। अब कभी एलसीएम निकालना होगा तो आपको देखना है कि उसमें गुणनखंड कितने हैं, फैक्टर कितने, कौन कौन से, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कुछ भी होगा। तो आपको सबकी बड़ी घातों को देखना है, सबकी बड़ी घातों को देखना है। देखो यहाँ पर 2 की घात 2 है और 2 की घात 4 है, तो बड़ी घात 2 की घात 4 को लिया, कॉमन दोनों में देखना है आपको, है ना, एक में मत देख के कर देना है, दोनों में देखना है कि इसमें 2 की घात 4 है, इसमें 2 की घात 2 है, तो बड़ी घात ये है, तो इसको लिया मैंने दोस्तों। और हर एक संख्या जो भी आवेश गुण उनको सबको गुना करके देखना, उसको गुना कर देना, आपके एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ में आपको सबसे पहले देखना है कॉमन कौन कौन से क्या आ रहे हैं, जो कॉमन आ रहे हैं उसको देखना है, जो कॉमन आ रहे हैं उसके छोटी घातों को देखना है दोस्तों, कॉमन आ रहा है उसके छोटी घात को देखना है। तो कॉमन 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, छोटी घात क्या है, 2 की घात 2, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, छोटी घात तो 3 की घात हो जाएगा, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों। काफी आसान तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर आप अच्छे से सीखते हो तो हम और भी इसके क्वेश्चन करेंगे। अब मैं आपको क्या करता हूँ, आपकी किताब के 1 या 2 क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोग करो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं करा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। हमारी बुक्स का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। मतलब ये क्वेश्चन भी आते रहता है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को भी अपने को सीखना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करवा रहा हूँ दोस्तों, है ना। बाकी इसके जैसे जो भी सवाल है आप लोगों को करना, खुद प्रैक्टिस करना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा दोस्तों, और ये आपका उदाहरण 2 जो इंपॉर्टेंट है 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ आप लोग करोगे दोस्तों। और आपकी किताब में बुक्स में और भी सवाल है ऐसे, तो उसके आप प्रैक्टिस करना, जब ये सीख जाओगे आप लोग। तो क्या करना है दोस्तों, आपको पहले सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना और साथ में जांच भी करना है कि दो संख्या गुणनफल, मतलब ये दो संख्या गुना जब करेंगे तो इसका गुणनफल जो भी एलसीएम और एचसीएफ आएगा उसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए दोस्तों। अगर वो बराबर है तो ही हमारे सवाल सही है, अगर बराबर नहीं है तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आइए करते हैं इसको हल। क्वेश्चन ये दोस्तों, आपको पता है क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, 26 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे दोस्तों, 2 से काटेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब दोस्तों ये 13 से जाएगा, 13 एकम 13, क्योंकि अभाज्य है ना। तो अब इसके बाद अपन करते हैं 91 के, 91 के। अब 91 है दोस्तों, ये किससे जाएगा, इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं अपन, 3 से करेंगे तो 3 से नहीं जाएगा, है ना। 2 से करेंगे 2 से भी जाएगा, कितने किससे कर सकते हैं दोस्तों, 13 से या 7 से कर सकते हैं दोस्तों, 7 से कर सकते हैं इसको, 7 एकम 7 है ना, बचे 2 हो जाएंगे कि 7 3 21। अब दोस्तों 21 से जाएगा 13 से, 13 एकम 13। इस प्रकार से आपको दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है दोस्तों। अब इसको लिखना है कैसे, 26 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 13 गुणा 1 लिख सकते हो आप दोस्तों, है ना, आपकी मर्जी लिख सकते हो। ये एक का यूज कहाँ होता है दोस्तों, मान लो कॉमन कुछ भी नहीं हो तब हम एक का यूज करके उसका एचसीएफ निकाल सकते हैं दोस्तों, है ना। तो अब इसको लिख लो, 91 के 91 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 7 गुना 13, ठीक है दोस्तों, 7 गुना 13। अब सबसे पहले आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम किसका किसका, आपको एलसीएम निकालना है 26 और 91 का, 26 और कॉमा 91 का क्या निकालना दोस्तों, एलसीएम बराबर। तो एलसीएम निकालने क्या करना है कि जितने भी इसमें अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड गिनो दोस्तों, इसमें है 2 है, 13 है और 7 है, मतलब संख्या गिनना है, अभाज्य गुणनखंड गिनना है। ऐसा मत गिनना कि ये 13 2 बार है तो उसको 2 बार गिनना है, मतलब संख्या कौन कौन सी है, संख्या है 2 है, 13 और 7 है, दोनों में देखना है, संख्या 2 है, 13 और 7 है। अब देखना है, ये देखने के बाद क्या करना है, आपको इनके सबसे बड़ी घातों को गुणनफल करना है। हमने लिखा था पिछले वाले क्वेश्चन में कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, उसमें 2 और 3 था, इसमें क्या है 2 13 और 7 है, 2 7 और 13 की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल।
अब इसमें क्या है दोस्तों कि यहाँ घाते है ही नहीं, मतलब घाते दिखने मतलब वहां एक है, मतलब अपने आप में ये संख्या खुद है। तो सबसे बड़े घातों को देखना है 2, 7 और 13 की, तो मेरे हिसाब से 2, 7, 13 की सबसे बड़ा घात तो वही है, तो इन सबका गुणा कर दो दोस्तों, 2 गुणा 7 गुणा 13, ठीक है। तो अब इनका गुणा कर दो तो कितना आएगा 14, 7 में से 7 दूनी 14 और 13 हो जाएगा। अब 13 और 14 गुणा कर दो, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 13 और 14 का गुणा करने पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर कर देते हैं 13 और 14 का गुणा कर लो आप लोग। हमने जो ट्रिक हमने पिछले क्लासेस में समझी वो आप ट्रिक से कर सकते हो इसको। 4 या 12 के 2 हासिल का है 1, ठीक है दोस्तों। फिर इसका तिरक गुणा कर दो, 3 एकम 3, 4 एकम 4, कितना है 3 और 4 7 और 1 8, फिर 1 एकम 1, है ना। तो कितना आएगा दोस्तों 182। तो 182 जो आया एलसीएम, एलसीएम किसका है 26 और 91 का एलसीएम क्या निकल रहा है 182 दोस्तों, ये उसका एलसीएम हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एलसीएम निकालना सीखा आप लोगों ने। अब इसी का करेंगे अपन एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों। अब इसी को एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों, ये आप लोग लिख लेना, नोट कर लेना कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करें, उभयनिष्ठ गुणनखंडों के सबसे छोटी घातों को गुणनफल, मतलब आपको देखना उभयनिष्ठ मतलब कॉमन क्या है। कॉमन क्या दिख रहा है आपको दोस्तों 13 और 13, 13 और 13 के अलावा कॉमन नहीं है कुछ भी। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 13 की सबसे छोटी घातों को गुणनफल, तो जिसमें सिर्फ सिंगल 13 ही है तो 13 को ही हम लिख देंगे, उसका एचसीएफ 13 हो जाएगा। अगर मान लो 2 और 2 होता है तो 2 भी हम ले सकते हैं तो उसको, है ना, लेकिन उनकी छोटी घातों को ले सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब करना है जांच। अब जांच करने के लिए क्या करेंगे, दो संख्या गुणनफल गुना एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्याओं गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या कौन कौन से दोस्तों 26 गुना 91 और एचसीएफ क्या है 13 गुना 182। अब आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 2366 आएगा, और इसका आंसर भी आएगा 2366 दोस्तों। अब गुना करके देख लेना, दोनों का आंसर समान आएगा। अगर हमारा आंसर मतलब दो संख्या गुणनफल और एचसीएफ गुना एलसीएम का जो मान है वो अगर समान आ गया तो हमने जो भी एलसीएम और एचसीएफ निकाला वो सही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप सारे सवालों को कर सकते हैं। तो ये मैंने करवा दिया, ये क्वेश्चन आप लोग करोगे और आप की किताब में और भी क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करोगे, ताकि ये सवाल इस टाइप का सवाल आप आसानी से एग्जाम में आए तो कर लोगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे सबसे पहले हमने देखा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें सवालों को कैसे सोल्व करना है वो देखा। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से वो देखा, और साथ में सत्यापित जांच भी करना सीखी, मतलब जांच कैसे करें दो संख्याओं गुणनफल और एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होना चाहिए दोस्तों, ये चीज सीखा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसके आगे की जो भी है हम इसको कल सोल्व करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तो बच्चों तक शेयर करें ताकि वो भी देख सकें, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अगर उसको मैथ से कुछ नहीं आता है गणित का 10वीं क्लास का, तो इस वीडियो को देख के वो सीख सकते हैं दोस्तों, और गणित में फेल होने से बच सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस सवालों को आप, ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिखने को बड़े बड़े दिखते हैं, लेकिन अगर माइंड में घुस जाए अच्छे समझ में आ जाए तो ये सवाल सरल लगते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों।